हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीज़ एंड के करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। इट मीन्स की पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर जितनी टॉपिक थी हमारी कंप्लीट हो गई। आज स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कुछ आर्टिकल। सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, साउथ एशिया में क्या हमारा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, कहाँ कहाँ हम लोग एकदम सही काम कर रहे हैं और कहाँ पे हमारी लैकिंग हो रही है, चैलेंजेस क्या है, इश्यूज़ क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। और किस किस देश में हमारी कैसी कैसी प्रोजेक्ट चल रही है और उसका क्या हालचाल है। इट मीन्स कि कब स्टार्ट हुआ और कब कंप्लीट होना था, हुआ कि नहीं हुआ, ये भी सारी हालचाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फिर बिम्स्टेक के बारे में एक बहुत अच्छी आर्टिकल है, तो अभी मीटिंग हुई है तो इसलिए बिम्स्टेक के बारे में अगेन फिर हम लोग देखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ की ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो इसके बारे में देखेंगे कि इस बार क्या कहा जा रहा है। तो आई थिंक ये 3 ही आर्टिकल मैं आज डिस्कस कर पाऊंगी, लेट्स सी। और टाइम बचेगा तो आगे भी हम लोग चलेंगे, नो डाउट। ओके, तो चलिए, कल जो अगर आप लोग लेसन नहीं देखे हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि कल के लेसन से। तो आपको बतानी है कि फर्स्ट जो ई लोक अदालत है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या वेस्ट बंगाल। सेकंड है कि नंदन नीलेकानी कमेटी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किस सेक्टर से, किस फील्ड से रिलेटेड है। सेकंड थर्ड है कि आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कह रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज़ की डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस तमिल स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2014 की ये आपकी केस है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने एक बार भी सुन लिया है मेरे लेसन तो आप ज़रूर इसका आंसर दे दोगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। और इसी के साथ एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोगों को विजन है इसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। टोटल आपको 20 टेस्ट मिलेगा, 4 CSAT की भी टेस्ट मिलेगी। और अगर आप लोगों को इनसाइट आइज की भी क्विज चाहिए तो ये भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। और आप लोग को अगर पेमेंट करनी है तो ये पेमेंट मोड है, लेकिन अगर और भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल ID है, वहाँ पर आप लोग मेल करके जो भी क्वेरीज है आपके माइंड में आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। चलिए आज के लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो कि साउथ एशिया में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आज के डेट में देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडिया की ट्रबल बढ़ते जा रही है। इट मीन्स कि आप देखो कि हम लोग प्रॉमिस तो कर देते हैं कि हाँ हम लोग इस देश में ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे, लेकिन ओवर प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है। इट मीन्स कि हम लोग कहते हैं कि 5 साल में कंप्लीट कर देंगे, बट 5 साल क्या, ये आपको कुछ कुछ प्रोजेक्ट की हाल अभी मैं बताने वाली हूँ जो 10 साल 20 साल में भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये एक ओवर प्रोमिसिंग की प्रॉब्लम है, अंडर डिलीवरिंग की प्रॉब्लम है कि ट्रेड से रिलेटेड जो है, ट्रेड से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हमारा सही टाइम में सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हम लोग साउथ एशिया वाले कंट्रीज़ में। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसी को यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होता क्या है, किसे हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इट मीन्स कि आप समझो कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट प्रोवाइड करना। जैसे आपकी कोई भी कंट्री है, 2-3 देश है, इंडिया, बांग्लादेश, आपका म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, नेपाल, भूटान हो गए, तो इनके साथ जो है हम लोग जो व्यापार करते हैं, तो व्यापार करते हैं इट मीन्स कि हम लोग अपने देश में से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे चीज़ को जो इम्पोर्ट करते हैं, दूसरे देश को जो इम्पोर्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, दूसरे देशों से हम लोग इंपोर्ट करते हैं और हम लोग अपने देशों से एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि इससे हम लोग इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। और एक इंटरेस्ट है, यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो चीज़ें हमें जो है दूसरे कंट्री से मिलता है, दूसरे कंट्री की जो इंटरेस्ट है वो लोग हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो इसको कहते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, यानी कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हम लोग इसको कहते हैं कि एक दूसरे की कंट्री के इंटरेस्ट को यहाँ पे ध्यान रखना और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सर्व करना। फाइन, अब हम लोग देखें कि इंडियन क्लासिक क्या है डिप्लोमेसी के लिए। तो आपको याद होगा कि हमारे कौटिल्य जी के द्वारा जो अर्थशास्त्र है उसमें लिखा गया है साम दाम दंड भेद। तो कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद लगाओ आप लोग, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो बेटर तरीके से चलनी चाहिए, ऐसा कहा गया था। तो हमारी डिप्लोमेसी का जो यहाँ पे पॉइंट है वो आपको साम दाम दंड भेद देखने को मिलेगा, लेकिन क्या हम लोग इसके ऊपर उतर पाते हैं कि नहीं ये भी देख लेंगे आगे। लेकिन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आप देखो कि डिफरेंट लेवल को, यहाँ पे आप देखो कि कुछ कुछ डिफरेंट लेवल में ये डिफरेंट आपका ऑब्जेक्टिव है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले है कि इंडिया की प्रोजेक्शन, कि हाँ हम लोग इकोनॉमिक पावर है। इट मीन्स कि हाँ हमारे पास पावर है तभी तो हम लोग अच्छे तरीके से दूसरे कंट्री के साथ व्यापार कर पाएंगे, दूसरे देश हमारे ऊपर जो है ट्रस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इंडिया को एज ए मेजर इकोनॉमिक पावर बननी है। सेकेंड है कि मल्टीलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक नेगोशिएशन होनी चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा देशों के साथ जो है हमारी व्यापार हो और इकोनॉमिक नेगोशिएशन भी हो। एनर्जी सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए,
रीजनल और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, 2 कंट्री या 2 से ज़्यादा कंट्री के साथ हमारी यहाँ पे एग्रीमेंट होनी चाहिए। एक्सेस टू फॉरेन रिसोर्सेज, इट मीन्स कि हम लोग फॉरेन रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सके, जैसे कि आप देखते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में होनी चाहिए। साथ ही पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव है उसका रियलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि हमारे देश में से पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, और वो भी इकोनॉमिक एक्शन के थ्रू देखना चाहिए। क्योंकि आप एक स्कीम जानते हो कि लुक ईस्ट पॉलिसी था पहले कांग्रेस की, और उसके बाद जब से बीजेपी की सरकार आई तो लुक ईस्ट को चेंज करके एक्ट ईस्ट हो गया। तो यानी कि हमारे यहाँ की पॉलिटिकल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले था पॉलिटिशियन का कि चलो ईस्ट की तरफ देखो, लेकिन अब क्या है कि ईस्ट की तरफ काम करो। तो ये भी हम लोग को इकोनॉमिक एक्शन के ही थ्रू इसको प्रूव करना होगा कि हम लोग जो काम करेंगे वो कैसे काम करेंगे। तो ईस्ट जो हमारे देश है और हमारी खुद की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें डेवलपमेंट करेंगे, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, उसमें व्यापार बढ़ाएंगे, तो ये काम हम लोग कर पाएंगे। यानी कि पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव है वो दिखना चाहिए इकोनॉमिक एक्शन के थ्रू। साथ ही एक्सपोर्ट को यहाँ पे प्रमोट करना है और इंडियन बिजनेस को भी हम लोग को अब्रॉड में सेटअप करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, तभी इससे समझ में आएगा कि ये हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सक्सेस स्टोरी भी समझिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी नहीं किया, हम लोग बहुत सारी चीज़ें की है साउथ एशिया में। तो कुछ सक्सेस स्टोरी देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उनको हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके देशों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सेटअप करनी है, कुछ भी यहाँ पे आपका बनाना है, जैसे आप देखो कि रिकंस्ट्रक्शन किया गया सलमा डैम, वो भी अफगान इंडिया जो फ्रेंडशिप डैम है, इसको कहा भी जाता है, इसका नाम है, आपसे पूछ लिया जाए कि अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम किसे कहते हैं तो इट इज़ सलमा डैम। तो सलमा डैम को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। जरान तेलाराम रोड को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो भी आपका जो है ईरान से लेकर अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान गार्लैंड हाईवे तक इसको पहुँच सकते हैं। नेपाल में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उसमें से अभी आप देखो कि अरुण थर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो भी 900 मेगावाट का। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग अपने नेबरिंग देश में जो है इसको कंस्ट्रक्ट किए हैं। और ये सारे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग ये दिखा रहे हैं कि हम लोग यूनाइटेड सॉवरेन डेमोक्रेटिक पीसफुल स्टेबल प्रॉस्परस और इंक्लूसिव नेशंस की तरफ से हम लोग बढ़ के आगे निकले हैं। साथ ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारा। तो हमारी जो यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में सबसे पहले था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब यहाँ पे लेकर आया गया। इट मीन्स कि हम लोग रीजनल पीस को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। एक दूसरे कंट्रीज़ में हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होनी चाहिए। रीजनल स्ट्रैटेजी बेस्ड हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। हमारी जो कल्चर हेरिटेज है उसको हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सारी पॉलिसी है जिससे क्या होगा कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है साउथ एशियन कंट्रीज़ में वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। साथ ही थर्ड है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अगर मैटर में देखें तो अभी भी आप देखो कोविड-19 के टाइम में इंडिया के द्वारा इमरजेंसी फंड बनाया गया, और किसके लिए, तो सार्क देशों के लिए। तो सार्क देश में कौन कौन से यहाँ पे आपके सार्क ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से कंट्री है उसके नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, और ये भी बताइए कि ये अस्तित्व में कब आया इसका, और फाउंडेशन कब हुआ था, ये भी आप लोग बताइए। तो ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कॉर्पोरेशन जो है ये मेन फोकस है हमारा सेसेक में। तो सेसेक क्या है, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए सेसेक के बारे में कि 2001 में ये फॉर्म्ड हुआ था। इसमें 7 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार। ये सब साउथ एशिया के ही आपको देखने को मिलेंगे कंट्रीज़ हैं। इसका एम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बनाना, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो इन सारे कंट्रीज़ में, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी हो, एनर्जी सेक्टर में कॉपरेशन हो, रीजनल यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो, साथ ही एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे लोगों को देना है। सेसेक कंट्री की बात करें तो ये कॉमन विजन को शेयर करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे इंट्रा रीजनल जो ट्रेड है उसको बूस्ट करना, कॉपरेशन बूस्ट करना, वो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट है, यानी कि आप देखो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सेक्रेटेरिएट जैसा काम करता है, किसका, तो सेसेक प्रोग्राम का। तो सेसेक प्रोग्राम इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आई होप कि इस बार इससे क्वेश्चन निकल कर आए। लास्ट टाइम आप देखो हर बार जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में एक ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्वेश्चन निकल कर आता है, तो यहाँ पे आपको सेसेक से क्वेश्चन ज़रूर निकल कर आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एनर्जी सेक्टर में अगर आप लोग देखो तो इंडिया के द्वारा जो है अभी रिसेंटली एक प्लान अप्रूव किया गया कि $1.69 बिलियन तक इन्वेस्ट करेंगे, वो भी कहाँ, तो नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने में। और साथ ही साथ रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया और रशिया का यहाँ पे एक इनिशिएटिव है, जो कि एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट लग रहा है कहाँ, तो बांग्लादेश में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली ये रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ये बांग्लादेश में, लेकिन किसके हेल्प से, तो इंडिया और रशिया के हेल्प से। फाइन, तो ये चीज़ें रही एनर्जी के सेक्टर में।
टूरिज्म के सेक्टर्स में अगर आप देखो तो साउथ एशिया एक बहुत अच्छा खासा अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलेंगे। एंड प्राइस के हिसाब से आप देखो तो ये बहुत सस्ते भी है। नेबरहुड अगर आप हमारे पड़ोसियों से आप टूरिस्ट देखोगे ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेन टूरिस्ट जितनी भी इंडिया में आते हैं ना, उससे हमारे जो है सबसे ज़्यादा जो पड़ोसी है वो हमारे देश में घूमने आते हैं और साउथ एशिया में भी घूमने जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। साथ ही 2019 में इसका एक प्रूफ भी है। 2019 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया था, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इसमें आप देखो कि साउथ एशिया की रैंक बहुत इंप्रूव हो रही है 2017 से, और इंडिया का ग्रेट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस रैंक में। कहाँ 2017 में हमारी रैंक 40 थी, अब 2019 में ये हमारी रैंक 34 आ चुकी है। इट मीन्स कि हम लोग टूरिज्म के सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रेड के सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो रैंक याद रखिएगा। अब तो ये आपका जब न्यू होगा 2021 का जो रैंक आएगा उसको याद रखिएगा, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखना है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये आपका एक रिपोर्ट है। फाइन, तो ये ध्यान रखनी है। तो इतनी हमारी सक्सेस स्टोरी है, बट इश्यूज़ भी कम नहीं है। ये आपको देखने में बहुत ही हैरानी होगी अभी कि कैसे कैसे इश्यूज़ हमारा जो है इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को देखने को मिलेगा, वो भी साउथ एशिया में। तो सबसे पहले हम लोग व्यापार की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है। ट्रेड इम्बैलेंस कहने का क्या मतलब होता है कि या तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, या तो हमारा क्या है कि एक्सपोर्ट बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये ट्रेड इम्बैलेंस हो गया हमारा। इंट्रा रीजनल अगर हम लोग ट्रेड देखें, यानी कि साउथ एशियंस इंट्रा रीजनल अगर ट्रेड देखें, तो ये पूरे ग्लोबल लेवल में सबसे कम है और सिर्फ 5% है जो कि यहाँ पे व्यापार होता है इंट्रा रीजनल ट्रेड में। तो यहाँ पे दो बात आपका निकल कर आएगा। एक तो होगा कि ये तो दिख ही नहीं रहा, इंटर स्टेट होगा और एक इंट्रा होगा, ठीक है। तो देखिए, इंटर स्टेट कहने का मतलब है कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश। इंट्रा कहने का मतलब है कि या तो एक देश के अंदर या तो एक राज्य के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रा बात किया जा रहा है, यानी कि साउथ एशिया में ही बताया जा रहा है कि साउथ एशिया में जितने भी देश है उसी के अधीन आप देखो तो बहुत कम ये व्यापार होता है। प्रोटेक्शनिज्म में भी आप देखोगे एक ग्लोबल ट्रेड डेटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस अगर इंडेक्स देखें तो ये 2 to 9 टाइम्स हायर है जितना भी साउथ एशियन कंट्री से यहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करें ऑल ओवर द वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इन केस ऑफ इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो है ना बहुत कम आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं ना कि साउथ एशिया के देश जो है वो अपने आप में ही व्यापार करते हैं। इट मीन्स कि वो जो है पहले अपने डोमेस्टिक मार्केट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेरिजन टू बाहर की कंट्रीज़। डिसप्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ ट्रेड देखने को मिलेगा, यानी कि साउथ एशियन जो रीजनल आपका ट्रेडिंग कॉस्ट है ये 20% ज़्यादा है एशियान देशों से। आसियान देश है जिसमें कि आपको 10 कंट्रीज देखने को मिलेंगे, यही आपका साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ है। अब आपको ये बताना है कि क्या आसियान में इंडिया मेंबर है कि नहीं, इसका मेंबर नेशन है कि नहीं इंडिया, ये आपको बतानी है, ठीक है। देखिए, बीच बीच में जो भी मैं क्वेश्चन पूछते जाती हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करना है और लास्ट में आप लोग को आंसर देते जाना है कमेंट सेक्शन में। कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो भी बॉर्डर में सेटअप किया गया। बॉर्डर देखिए आप लोग, भारत के साथ किसका किसका बॉर्डर है, तो बांग्लादेश का है, साथ ही म्यांमार का देखने को मिलेगा, इंडिया नेपाल है। तो ये सारे बॉर्डर में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तो वो भी आप देखो कि एक सही तरीके से नहीं बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ट्रक वगैरह का चेक किया जाता है तो वो बहुत ही डिले होता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो इसमें आप देखो कि दोनों देशों में यहाँ पे टाइम और प्रॉफिट दोनों यहाँ बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। साथ ही इंडिया में सबसे पहली बात यहाँ पे है कि ट्रबल हैबिट है हमारे यहाँ। इट मीन्स कि हम लोग ओवर प्रॉमिसिंग करते हैं, अंडर डिलीवरिंग करते हैं, जिससे अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है वो भी अभी तक लटका हुआ है। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जो इंडिया का तापी गैस पाइपलाइन है ये भी अभी तक अटकी हुई है। ये इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है लेकिन अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। दोनों एक बार देख लीजिए, ये तापी पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है वो हमारा तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है और यहाँ पे इंडिया है। तो यहाँ तक इसकी कनेक्टिविटी है और ये अभी तक चल ही रहा है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है। वही अगर आप लोग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कॉरिडोर देखें तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भुवनेश्वर से ये स्टार्ट हुआ, इस तरीके से चला और फिर उसके बाद यहाँ पे भूटान में पहुँचे, नेपाल है, ये भूटान है, फिर हम लोग जो है यहाँ पे म्यांमार, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट और फिर ये बांग्लादेश और फिर होते हुए हम लोग यहाँ पे
कोलकाता में पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है और ये बांग्लादेश है। तो इसकी भी कनेक्टिविटी, ये कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, बट अभी भी ये आप देखो कि एक तो ये हमारा कॉरिडोर है और किस लिए, तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के लिए, तो ये भी अभी तक अटका हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर सेक्टर में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे लाइंस हम लोग बहुत सारे देशों में बनवा रहे हैं, लेकिन नेपाल में आप अभी तक देखो कि जो पुलिस एकेडमी है, ये एक्सपेक्ट किया गया था कि ये आपका जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये 32 ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुआ था, बट अभी तक जो है ना ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मैत्री पावर प्रोजेक्ट देखे जो 50-50 ये जॉइंट वेंचर में था बांग्लादेश की और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया के नेशनल एनटीपीसी का, बट ये प्रोजेक्ट जो है ना आपका 2016 में ही कंप्लीट होना था, बट अभी तक बस इस प्रोजेक्ट की 60% ही यहाँ पे कंप्लीट हो पाई है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके का हाल रहेगा तो कैसे दूसरे देश भी जो है हम पे ट्रस्ट कर पाएंगे। साथ ही हम लोग मदद भी करते हैं ना तो उसमें भेदभाव करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा कहा गया है कि इंडिया की तरफ से देखने को मिला है कि मालदीव्स, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान है, ये 4 ऐसे देश हैं जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। इसके कंपैरिजन में और सारी कंट्रीज़ को आप देखो तो हम लोग कम फेवर करते हैं। ये 4 देश हैं जिसमें कि इस बार बजट भी जब हमारा प्रस्तुत किया गया था तो ये 4 कंट्री को हम लोग बहुत ज़्यादा मदद किए हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ दी जो सार्क कंट्रीज़ है वो पीछे रह गई है। तो चलिए, आपका हेल्प हो गया, यहाँ पे सार्क कंट्रीज़ में से 4 पता चल गया। अब यहाँ पे आप बताइए कि और कौन कौन से यहाँ पे आपके जो है देश है उसका नाम ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि आपकी 4 फ्रेंड है, उसमें से 3 जो है वो आपको फेवर कर रहे हैं, एक जो है वो तीनों को फेवर कर रहे हैं लेकिन आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, तो आपको तो कुछ ना कुछ मन में लगेगा ना कि आपसे ज़्यादा प्रेफरेंस दूसरे को दिया जा रहा है, आपके फ्रेंड्स को वो दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये अराइज हो जाती है। वैसे ही हमारे जो पड़ोसी है, पड़ोसी देश है, उनको भी ऐसे ही फील होता है कि उनको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा है। 2019 के बजट में आप देखो भूटान को यहाँ पे 28 बिलियन रुपीज़ तक ये रिसीव हुआ था, नेपाल को 10 बिलियन रुपीज़ है, मालदीव्स को यहाँ पे 5.8 है, बट श्रीलंका को सिर्फ 2.5 बिलियन रुपीज़ है। तो श्रीलंका भी इस तरीके से ये महसूस करते हैं कि उनको यहाँ पे इंडिया के द्वारा जो मदद दिया जाता है वो कहीं ना कहीं हम लोग डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। वहीं अगर माइग्रेशन की बात करें तो देखिए कुछ हमारे यहाँ कानून आया, एक तो आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इससे क्या हुआ है ना कि हमें हमें ये प्रूव कर दिया गया कि हम लोग प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री हैं, यानी कि हम लोग अपने ही देश के लोगों को ज़्यादा यहाँ पे महत्व देते हैं। तो बाहर के देश के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योर ही फील करते हैं। इंस्टीट्यूशनल हर्डल्स भी देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि हमारे जो कुछ इंस्टीट्यूशनल का काम है, जैसे सार्क का काम आप देखते हो कि सार्क में क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों है। देखिए धीरे धीरे करके मैं ही यहाँ पे जो है, जब तक ये आर्टिकल कंप्लीट होगा मैं ही यहाँ पे सार्क के पूरे कंट्री का नाम बता दूंगी, मेंबर कंट्री का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर लो। तो देखिए इंडिया सार्क इसलिए नहीं चलता है ना क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान है। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। आप लोग देखो कि उरी अटैक हुआ था, उसके बाद से जो है ये बंद हो चुका है। और सार्क की यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये सिर्फ शॉर्ट साइटेडनेस है, यानी कि यहाँ पे आप हमारा जो छोटा मोटा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, बस उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे चला जाता है। और इसी का अल्टरनेटिव हम लोग क्या ढूंढे, तो यहाँ पे बिम्स्टेक ढूंढे, जो कि हम लोग आगे देखने वाले बिम्स्टेक के बारे में। तो ये एक मिसट्रस्ट दिखाता है हमारे बायलैटरल रिलेशन को लेकर। इट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ रिश्ता है हम लोग उसको ठीक नहीं कर पाए। चलिए अपनी जो आपसी भेदभाव है वो तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें सही से रहना चाहिए ना। क्या हम लोग आपसी दुश्मनी को लेकर जो है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने ही नहीं दे रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन ठप पड़ गई है। तो आप लोग समझ सकते हो कि वर्ल्ड लेवल पर हमारी क्या इमेज बनती है। दूसरे कंट्रीज़ भी जो है इस तरीके का मिसट्रस्ट ही दिखाएंगे हमें। एनर्जी के सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो साउथ एशिया में ये देखने को मिलता है कि काफ़ी इम्बैलेंस है। एनर्जी डिमांड जिस तरीके का है और सप्लाई जिस तरीके का देखने को मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। वहीं अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक के द्वारा देखें तो इनके द्वारा बताया गया कि जो रीजनल कॉपरेशन और जो इंगेजमेंट है, इससे क्या है कि एनर्जी सेविंग हो पाएगी, वो भी $17 बिलियन तक का, और इससे हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम हो पाएगी। लेकिन ये काम हम लोग कब तक कर पाएंगे, तो 2045 तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना फैक्टर भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे आप मुद्दा देखते हो। चाइना तो अपना हाथ पसारते ही रहता है, और चाइना का जो एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पूरी तरीके से वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले लेना, तो इसको भी यहाँ पे टैकल करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ चाइना का तो यहाँ पे चाइना कार्ड भी होता है, जो कि आप जानते हो कि हर एक कंट्री को इतना ह्यूज डेट दे देना, इतना ज़्यादा उसको लोन दे देना कि वो ह्यूज डेट में फंस जाता है, यानी कि अपने कर्ज में फंस जाता है। फिर वो हो जाता है चाइना का गुलाम, और चाइना जो चाहता है वो उससे काम करा लेता है। तो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट भी चाइना का बढ़ते जा रहा है साउथ एशिया में। अगर हम लोग इसी तरीके से इंडिया जो है और सारे कंट्रीज़ को इसी तरीके से इग्नोर करते रहेंगे, इसी तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को डिले करते रहेंगे, तो फिर हमारा जगह जो है ना चाइना को लेने में और आसानी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि चाइना जो है काफ़ी बिजी है ईस्ट वेस्ट हाईवे को कंप्लीट करने में, जो कि यहाँ पे आपका नेपाल से ट्रांसवर्सेस है, और ये और भी काम कर रहे हैं रेलवे लाइन जो कि तिब्बत से लेकर लहासा तक है। तो ये भी आप देख सकते हो कि चाइना अपना जो है काम शुरू कर दिया है, ये पैर पसारना स्टार्ट हो चुका है। और अगर हमारा रवैया ऐसा ही रहा ना तो फिर आगे आने वाले दिनों में हमारी जो है ना यहाँ पे अस्तित्व जो है वो ख़त्म ही हो जाएगी। तो कुछ काम करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वही वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि कैसे हम अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और कैसे हम लोग जो भी चैलेंजेस है, जो भी इश्यूज़ है, उसको आराम से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है एनर्जी सिक्योरिटी। जो साउथ एशियन रीजन में कंट्रीज़ है ना, वो यहाँ पे बेनिफिट उनको हो सकता है अगर हम लोग अपनी एनर्जी ट्रेड की मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन कर ले। और ये कैसे कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट को हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करके कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग ग्रेटर कॉपरेशन देखें कि अगर हम लोग साउथ एशिया के साथ एक अच्छा खासा कॉपरेशन लेकर चलते हैं तो हमारी इफेक्टिव वे में डील हो सकती है रीजनल जो एनर्जी डेफिसिट है, और हम लोग जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर कर पाएंगे। साथ ही रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखें तो आप देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कनेक्टिविटी लेकर आते हैं ना, तो इससे सिर्फ हमारा इंट्रा और इंटर रीजनल ट्रेड नहीं होगा, बल्कि हमारी इनकम भी जनरेट हो पाएगी, हमारे यहाँ कंट्री की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही कहा गया कि इंस्टीट्यूशन को भी स्ट्रेंथन करना है, जैसे सार्क वाला यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसी मतभेद के कारण हम लोग एक इंस्टीट्यूशन को ही बंद कर दें। और बाकी आप देखो कि बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल जो भी ट्रेड हो रहा है, तो उसमें कोई भी अगर ट्रेड बैरियर आ रही है 2 देश के बीच में या 2 से 4 देश के बीच में, अगर यहाँ पे व्यापार करने में कोई भी बैरियर है तो उसे भी हम लोग को यहाँ पे रिजॉल्व करना चाहिए। साथ ही ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया को अपनी इन्वेस्टमेंट और व्यापार जो हमारे पड़ोसी देश है ना उसके साथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारा रीजनल और जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो और ज़्यादा क्लोज हो सके। साथ ही साथ हम लोग को टेक्नोलॉजी का यूज़ तो बाकायदा करना ही है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी को मैनेज कर पाए साउथ एशियन रीजन में, तो इसको हम लोग मैनेज कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। और टेक्नोलॉजी हमारा क्या करेगा कि जो ही कॉस्ट है, ट्रेड कॉस्ट होता है, यानी कि व्यापार में जो भी कॉस्ट वगैरह की यहाँ पे ज़्यादा होती है खर्चे, वो सब कुछ यहाँ पे कम हो पाएगा। तो इससे हमारी जो रीजनल कॉपरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। तो ये सारे काम हम लोग को करना है, जिससे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर को मैनेज कर पाएंगे, ट्रेड और सिक्योरिटी को हम लोग मैनेज कर पाएंगे। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि हम लोग कैसे जो है साउथ एशिया में एक अच्छा पोजीशन स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और इश्यूज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आइए एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करा देती हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा। इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी, डिप्लोमेसी, जिसमें कि सबसे पहले देखिए कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है क्या, उसके बाद हमारी सक्सेस स्टोरी, यानी कि आप देखो कि अफ़गानिस्तान में, इवन अफ़गानिस्तान में जो है हम लोग कुछ डैम भी बनवा रहे हैं, कुछ पार्लियामेंट भी, वहाँ की पार्लियामेंट भी हमारे द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, नेपाल में हम लोग ने कंस्ट्रक्ट कराया। साथ ही यहाँ पे आपका जो है अफ़गानिस्तान में एक रोड भी हमने बनवाया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारा, इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं एनर्जी सेक्टर में और टूरिज्म सेक्टर में, ये हमारी पॉजिटिव पॉइंट है। इशू हमारा है व्यापार को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, माइग्रेशन को लेकर, इंस्टीट्यूशनल हर्डल्स है, एनर्जी हो गया और चाइना फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है बिम्स्टेक के बारे में। सबसे पहले बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। फाइन, रिसेंटली क्या हुआ, ये 17th नंबर की यहाँ पे मीटिंग थी, जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स की यहाँ पे मीटिंग है बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे चलिए डिटेल में मैं अपने बात करने वाली हूँ। सबसे पहले आप देखो कि ये मीटिंग को कौन चेयर कर रहे थे। सबसे पहले तो ये 17th मीटिंग है और श्रीलंका के द्वारा इसको चेयर किया गया था, वर्चुअल मोड में हुआ था, ऑनलाइन मोड में, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के देश में आना जाना बंद है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ये आपका मीटिंग है, इंडोर्स किया गया है बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें, यहाँ पे बिम्स्टेक जो समिट है वो भी नेक्स्ट जो है वो भी साइन किया गया है। तो बिम्स्टेक कन्वेंशन होगा, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स में। फिर यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन हुआ है, म्यूचुअल कॉपरेशन, जो कि डिप्लोमेटिक एकेडमिक्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है किसमें, तो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करना है, तो कहाँ करना है, कोलंबो में। ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 7 यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंडिया, नेपाल, भूटान भी है, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ पे थाईलैंड एंड देन श्रीलंका। वो सारी कंट्रीज़ है जो कि बे ऑफ बंगाल के सराउंड करती है।
तो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, क्योंकि बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये अरेबियन सी है और यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो बे ऑफ बंगाल के चारों ओर जितने भी देश है वो सब इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो 7 कंट्रीज़ का नाम याद हो गया। अब बे ऑफ बंगाल में अगर हम लोग देखें तो 21% ग्लोबल पॉपुलेशन है यहाँ पे, $2 ट्रिलियन तक का यहाँ पे कंबाइंड जीडीपी है। और साथ ही साथ अगर हम लोग जीडीपी पर कैपिटा देखें तो हर देश का आप देख सकते हो, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अब आते हैं बिम्स्टेक के बारे में और बेसिक बातें देख लेते हैं। 1997 में ये अस्तित्व में आया और बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, ठीक है। बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्रीज़ हैं, जो कि आप देख लियो। इसका एम क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इस एरिया में बे ऑफ बंगाल के चारों ओर जितने भी कंट्रीज़ है उसमें बेटर तरीके से सोशल लेवल पे प्रोग्रेस हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और साथ ही साथ इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ढाका में है, ठीक है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कब अपॉइंट हुए थे, तो 2014 में। इनका काम करने का एरिया आप देखोगे तो 14 यहाँ पे आपका प्रायोरिटी एरिया है। तो ऑब्वियस है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर, कल्चर कॉपरेशन, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम एंड क्लाइमेट चेंज। तो इतने सारे जो है एरिया है, तो 14 एरिया आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब भी आप मीन्स के आंसर लिखोगे तो ऑब्वियस है कि ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें कि बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी कि बिम्स्टेक के अंदर क्या क्या है, तो एनुअल यहाँ पे मिनिस्ट्रियल लेवल पे मीटिंग होती है, जिसको यहाँ पे मेंबर स्टेट जो है वो अल्फ़ाबेटिकल रोटेशन के थ्रू वो होस्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 7 कंट्रीज़ देख रहे हो, तो अल्फ़ाबेटिकल के थ्रू यहाँ पे होस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे अफ़गानिस्तान तो है नहीं, बांग्लादेश होंगे, भूटान होंगे। उसके बाद आप देखो कि एम आएगा, तो यहाँ पे आपका म्यांमार है, फिर एन आएगा, फिर इंडिया है। तो इस तरीके से जो है अल्फ़ाबेटिकल तरीके से हर साल मिनिस्टर लेवल पे यहाँ पे मीटिंग होती है। सीनियर ऑफिशियल कमेटी अगर देखें तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ये मीट करते हैं, जब भी ज़रूरत होगा तो यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल मीटिंग होती है। साथ ही साथ बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप है, यहाँ पे आप देखो एम्बेसडर होते हैं, जितने भी मेंबर स्टेट हैं उनके एम्बेसडर या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी ग्रुप होती हैं। स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स और अदर मैकेनिज्म हैं। इट मीन्स कि जब भी ऐसा लगता है कि सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ पे नेसेसरी है, तो ये सारे यहाँ पे भी काम होते हैं। तो ये 4 तरीके का यहाँ पे आपका ग्रुप है। कुछ की एग्रीमेंट अगर आप देखो जो कि बिम्स्टेक के द्वारा साइन किया गया है, तो सबसे पहली बात है कि जो टेररिज्म है उसको यहाँ पे रोकना है। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो यहाँ पे स्टेप होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जहाँ पे भी हमारे मोदी जी जाते हैं, कोई और डिप्लोमेट भी जाते हैं, तो वो यहाँ पे बताते हैं कि हम लोग को टेररिज्म से जो है छुटकारा चाहिए। तो टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पे इसके द्वारा एक कन्वेंशन चला जा रहा है। साथ ही इसी के साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं उसको यहाँ पे आपका रोकने के लिए, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप आप लोग देखते हैं जो कि क्राइम करने के पर्पज़ से ही वो बनते हैं, ISI जैसे ग्रुप जो है। और साथ ही इलिसिट जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, यानी कि आप जो ड्रग्स यहाँ पे देखते हो कि ड्रग का जो ट्रैफिकिंग वगैरह होता है, ये सारे काम को रोकने के लिए जो है यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट भी इनके द्वारा साइन किया गया है। बिम्स्टेक की ग्रेट इंटरकनेक्शन देखें तो ये भी बिम्स्टेक समिट जब काठमांडू में 2018 में हुआ था ना, तब ये साइन किया गया था, जिसका एम है कि पावर ट्रांसमिशन यहाँ पे करना है जितने भी बिम्स्टेक रीजन है। बिम्स्टेक की बात करूँ तो ये काफ़ी यूनिक है और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 कंटीजियस रीजन आ जाता है। एक तो साउथ एशिया वाली पूरे देश आ जाती है, और साथ ही साउथ ईस्ट एशिया वाले भी यहाँ पे देश आ जाते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाली जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ है। ओके, तो ये सारी तो बेसिक बातें हैं जो कि इसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इंडिया के लिए बिम्स्टेक इतना ज़्यादा रेलिवेंस क्यों है। हम लोग जो है सार्क नेशन को छोड़े हैं, जब तक उसका ऑल्टरनेटिव समझे है कि बिम्स्टेक ही है। तो इंडो पैसिफिक का इमर्जेंस, जैसे अगर हम लोग रिसेंट रिसर्जेंस देखें जो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बे में, तो ये काफ़ी लोगों की बढ़ती जा रही है। इंडो पैसिफिक का यहाँ पे नाम आता है, जिससे कि काफ़ी देखो आप बिम्स्टेक को काफ़ी गेन होता है, यानी कि साइलेंटली ये गेन हो रहा है, लेकिन हाँ बिम्स्टेक को गेन भी हो रहा है। ये जो बे वाला रीजन है ना, ये एक तरीके का रूट है जो कि आप इंडियन ओशन से भी कनेक्ट हो सको और पैसिफिक ओशन से भी कनेक्ट हो सको। ये आप लोग एक बार यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है पैसिफिक ओशन वाला है और ये आपका जो है इंडियन ओशन वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये बे जो है इंपॉर्टेंट है एक तरीके का। आप देखो कि यहाँ पे इंडो पैसिफिक वाला रीजन में भी आता है और ये आपका, तो इसलिए बिम्स्टेक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखो तो ये सार्क का अल्टरनेटिव भी है, सार्क काम नहीं करता पाकिस्तान के कारण, और बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, तो एक अच्छा यहाँ पे प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म मिल गया है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का भी ऑल्टरनेटिव देखने को मिलेगा।
इट मीन्स कि जो चाइना अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव लेकर आ रहा है तो उसका भी ऑल्टरनेटिव है। यहीं पे आप देखो कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर है। तो इसमें भी क्या है ना कि अ, ये भी एक आपको देखने को मिलेगा कि ऑल्टरनेटिव भी है। इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और बिम्स्टेक के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि क्रिटिकल ऑल्टरनेटिव है हमारे देश का, जो कि हम लोग यहाँ पे बेल्ट रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इस रीज़न में हमारी जो है ना प्रेजेंस ख़त्म नहीं होगी। और भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, बिम्स्टेक है, यहाँ पे हमारा जो है BCIM है। तो इसके द्वारा हम लोग इस वाले रीजन में कनेक्ट है, ठीक है। तो ये भी एक बात है। साथ ही जो ट्रेडिशनल टैकल करते हैं हम लोग ट्रेडिशन, बट शेयर करते हैं थ्रेट। यानी कि बे वाले रीजन में आप देखो कि कोई भी तरीके की थ्रेट है सिक्योरिटी को लेकर, जैसे इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप देखो कि जो म्यांमार में रोहिंग्या वाला इशू है उसके बारे में आप देखते हो। साथ ही अभी भी आप देखो कि म्यांमार में जो है मिलिट्री कूप कर दिया गया, तो वहाँ पे भी जो लोग हैं ना वो हमारे देश में आते हैं। तो इलीगल माइग्रेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आर्म्ड पायरेसी है, चोर वगैरह भी बहुत होते हैं। तो ये बे वाला रीजन जो है ना इसमें थ्रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, यही चीज़ें है कि यहाँ पे हम लोग जो है इस चीज़ को कनेक्ट भी कर सकते हैं, ये ट्रेडिशनली वे है। साथ ही इंपॉर्टेंट इशू क्या है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है इस पानी में, यानी कि ट्रांसलेशनल थ्रेड जो है ना उसको कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे बे में जो नेचुरल वेल्थ है, यहाँ पे आपको बहुत तरीके के रिसोर्सेज देखने को मिलेगी, जिसमें कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ सकती है। साथ ही कोई बॉर्डर इशू नहीं है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। आप देखते हो साउथ चाइना सी में कितना ज़्यादा वहाँ पे जो आइलैंड है, वियतनाम हो गया, ब्रुनई हो गया, जापान है, इसके साथ चाइना लड़ते रहता है वो अपने टेरिटरी के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके के जो रीजन है, बे वाला रीजन है, यहाँ पे कोई भी तरीके का बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। इसलिए यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ है ना वो मिल के काम करते। ये वाले रीजन में आप देखो कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है। वहीं आप ये वाला रीजन में जाओगे ना तो बहुत डिस्प्यूट है। तो यहाँ पे लोग जो है सारे देश मिल के काम करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे तो बात नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी ही है। बिम्स्टेक में भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं। सबसे पहला है डोरमेंसी, यानी कि बिम्स्टेक आप देखो तो स्क्रूटनी के अंदर आता है मेनली, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल ईयर्स में ये डोरमेंसी में था, यानी कि एकदम डोरमेंट पोजीशन में था। उसके बाद अचानक से जो है ये फटा। तो जब ये स्टार्ट हुआ ऑर्गेनाइजेशन तो डोरमेंट पोजीशन में था, यानी कि सही तरीके से ये काम नहीं कर रहा है, स्टिल अभी तक काम नहीं कर रहा है। इसकी अस्तित्व तो ये तब आया जब सार्क बंद हो गया। इससे पहले बिम्स्टेक को कोई जानता पहचानता भी नहीं था। तो ये वाली प्रॉब्लम आप देख रहे हो कि बिम्स्टेक को अभी ये जानना स्टार्ट हुआ है। साथ ही मोस्ट रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में ही थोड़ा बहुत इसकी जो अस्तित्व है वो निकल कर आई। और स्टॉल्ट FTA प्रोसेस भी आप देखो, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, पर्टिकुलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंबर स्टेट के लिए। लेकिन 2018 में इंडिया के द्वारा एग्रेसिवली यहाँ पे पुश किया गया कि लॉन्ग पेंडिंग जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे बिम्स्टेक नेशंस में लाएं। और डिफरेंस जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में उनका मार्केट एक्सेस को लेकर, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे ड्यूटी कट्स हो, जितने भी ट्रेडेड गुड्स है, चाहे पॉलिसी को रिलैक्स करना हो, ये सारे प्रोसेस अभी भी धरे के धरे हैं। कुछ काम ऐसा खास नहीं हो रहा है। और अभी भी आप देखो कि हर साल जो है इसकी मीटिंग नहीं होती है, बहुत सालों सालों में होती है। 2018 में हुई थी और उसके बाद अभी ये मीटिंग हो रही है। साथ ही एक्सक्लूजन है दूसरे रिलीजन, यहाँ पे रीजनल जो कंट्रीज़ हैं, आप देखो अदर कंट्रीज़ भी जो बे ऑफ बंगाल में है, जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, तो ये सारे कंट्रीज़ जो है इस रीजन में नहीं आते, इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते। इस रीजन में तो आते लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रखा गया है। साथ ही चाइना का लिवरेजिंग कैपेसिटी, इट मीन्स कि आपको पता है कि जो मिलिट्री कूप यहाँ पे म्यांमार में हुआ है तो इससे काफ़ी ज़्यादा बिम्स्टेक को यहाँ पे पिच मिला है, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे सैंक्शन इम्पोज किया गया था। तो म्यांमार की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर ये बढ़ते जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लिवरेज कर रहे हैं चाइना के द्वारा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प किया जाता है। और साथ ही यहाँ पे देखो तो चाइना का यहाँ पे वीटो पावर भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो बहुत हद तक जो है चाइना अपनी मनमानी भी चलाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसके कारण आप देखो कि बिम्स्टेक में जो है देखते हैं कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम का जो है यहाँ पे समाधान होता है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल मिलियो, इसको हम लोग को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि आज की डेट में सिचुएशन चेंज हो चुका है। बिम्स्टेक को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन यहाँ पे क्या है जो कि एडवर्सली अफेक्ट किया जा रहा है चाइना के एक्शन से। यानी कि जो चाइना का एक्शन है, जैसे साउथ चाइना सी में है, हांगकांग में है, ताइवान में है, इंडिया में है, तो ये इस तरीके से चाइना का जो एक्शन और रिएक्शन बदलते जा रहा है उसको समझना है और उस हिसाब से हम लोग को काम करना होगा। डिसीजन बेस्ड करना होगा मेजोरिटी के बेसिस पे। बिम्स्टेक में
में आप देखो कि यहाँ पे बहुत स्लोली यहाँ पे काम होता है, क्योंकि अनलाइक बॉडीज़ है जैसे कि यूरोपियन यूनियन और जो यहाँ पे आसियान है, इसमें आप लोग देखते हो कि काम कैसे होता है, मेजोरिटी के बेसिस पे काम होता है ये दोनों ग्रुप में। यूरोपियन यूनियन जिसमें कि 27 यहाँ पे मेंबर कंट्री है, और आसियान है जिसमें कि 10 मेंबर कंट्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिम्स्टेक में इस तरीके का काम नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है हमें कि कंसेशन बेस्ड से ज़्यादा अच्छा है कि जो मेजोरिटी है, यानी कि 7 मेंबर कंट्री है, तो कोई भी डिसीजन लिया जाए तो यहाँ पे मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाना चाहिए। इंडिया की लीडरशिप के बारे में बात किया जाए तो ये काफ़ी आर्ग्यू किया जाता है कि बहुत सारे स्मॉल स्मॉल जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ना, वो इंडिया को एज ए बिग ब्रदर देखते हैं, और ऑब्वियस है भी। इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है कि अपनी जो यहाँ पे ट्रू पोजीशन है उसको हम लोग मेंटेन करके रख सके, और बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज़ है वो इक्वल पार्टनर जैसा यहाँ पे काम करे। ऐसा नहीं है कि बिग ब्रदर अगर वो लोग समझते हैं तो हम लोग इसको शो भी करें। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर कंट्री है सब एक साथ मिलकर और एक जैसा ही यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन जो बना है वो वाइडली अफोर्डेबल है, और हम लोग ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है ये हम लोग जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इंडिया का आप देखो कि जो कैपेसिटी है कि वर्ल्ड की जो सप्लाई कर रहे हैं हम लोग वैक्सीन, ये तो कर रहे थे, ये स्टार्टिंग की बात की जा रही है, अप्रैल की ये स्टोरी है। आज के डेट में तो हमारे ही देश में वैक्सीन की कमी हो गई है, बट फिर भी आप देखो कि 100 देशों से ज़्यादा जो है हम लोग अपने इंडिया में जो मैन्युफैक्चर अफोर्डेबल मोस्ट अफोर्डेबल जो वैक्सीन है उसको हम लोग 100 देशों तक पहुँचाए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग और भी ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि ईस्ट की तरफ हम लोग को काम करना है, तो इंडिया का मेजर स्टेक जो है ये यही होना चाहिए कि साउथ और साउथ ईस्ट जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं ना, उनको एक साथ कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। साथ ही हम लोग को मल्टीलैटरलिज्म को भी प्रायोरिटाइज करना होगा। इट मीन्स कि जो बे वाले रीजन में हम लोग फोकस दिए हुए हैं, तो इससे हमारा बायलैटरल टाइज तो इन्हेंस होगा, मल्टीलैटरल टाइज भी हम लोग को इन्हेंस करना है। बायलैटरल कहने का मतलब है कि 2 कंट्री के बीच में टाइज, मल्टीलैटरल कहने का मतलब है कि 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में टाइज, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में हम लोग को जो है अपनी रिलेशन को और ज़्यादा बॉन्ड करना होगा, जिससे कि हमारा पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी तो बढ़ेगा इस रीजन में। साथ ही साथ टूरिज्म डिप्लोमेसी भी बढ़ेगा। आप जानते हो कि ब्यूटीफुल प्लेस है सब यहाँ पे साउथ एशिया में, तो यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ेंगे। एकेडमिक हो गया, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, क्रॉस बॉर्डर जो पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है, ये सारी चीज़ों में यहाँ पे हमारी जो है डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो पाएगा। साथ ही आप देखो कि जो रिएक्टिव रीजनलिज्म है, इससे हम लोग को बियॉन्ड जाकर काम करना होगा। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है, एक तरीके से जो रुकावट देखने को मिल रहा है, अब उसे हम लोग को ओवरकम करना होगा। और हम लोग को ये नोट करना होगा कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बे का। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखें तो इसका 2 रीज़न है। सबसे पहली, इसकी जो लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिक है। इट मीन्स कि बहुत ही बेहतरीन ये लोकेशन है साउथ एशिया में, और इसमें मार्केट कैटलिस्ट का ये घर है, यानी कि सोशल कैपिटल भी है। इट मीन्स कि इस जगह पे आप देखो तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कल्चर वाइब्रेंसी आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल बेसिस में देखें तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी है, यानी कि समुद्र के रूप से हम लोग जो है एक दूसरे देश के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ह्यूमन के लिहाज से देखें तो यहाँ पे चीप लेबर है, सस्ते दाम पे हमें लेबर मिल जाएंगे। नेचुरल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मिनरल्स और फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये जगह जो है ना बहुत ही ज़्यादा आप देखो कि रिच है। बिम्स्टेक में अगर हम लोग देखें तो ये एक तरीके का मीडियम ही सर्व कर सकता है कि हम लोग अपने कॉपरेशन को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। किसके बेसिस, किस फील्ड में, तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में, जियोपॉलिटिकल हो गया, साथ ही साथ इन्वायरमेंट हो गया, सोसाइटी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को जो है ना अपने बियॉन्ड थिंकिंग, बियॉन्ड जो यहाँ पे रीजनलिज्म है उससे आगे बढ़ के हम लोग को काम करना होगा। तो कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि अगर हम लोग ट्रूली इंटीग्रेट करें यहाँ पे रीजन, राइग्रस और सस्टेन जो इनिशिएटिव है राज्यों के द्वारा, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलर इंथुजियाज्म यहाँ पे लेकर आएगा, और नेशनल सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव जो है यहाँ पे ला पाएंगे। और इससे जो है आप देखो कि रिच रिपोजिटरी है यहाँ पे कल्चर का, हेरिटेज का, पॉलिटिकल हिस्ट्री का, प्रोस्पेक्ट ऑफ कॉमन फ्यूचर का। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे दिख रही हैं, और एक मीडिया है जो कि काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, और ये सारी चीज़ों को बाहर निकाल कर ला सकते हैं, जिससे कि हमारी जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है, कॉपरेशन है, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से बाहर निकल कर आ सके। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए एक बार और फिर से रिकैप कर देते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। ये है बिम्स्टेक, ओके। 17th मीटिंग हुई है, किसके द्वारा ये चेयर किया गया है, तो श्रीलंका के द्वारा वर्चुअल मीटिंग हुई है। सो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन है बिम्स्टेक के बारे में। साथ ही बिम्स्टेक का जो है यहाँ पे उद्घाटन कब हुआ, 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। ढाका में इसकी जो है हेडक्वार्टर है। 14th इसका एरिया है जहाँ पे ये काम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल अगर हम लोग मैकेनिज्म में देखें तो ये 4 तरीके का आपको देखने को मिलेगा। कुछ की एग्रीमेंट भी आप देख सकते हो। तो इनका मेन काम है टेररिज्म को रोकना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना, इलिसिट जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है उसको रोकना।
साथ ही अगर हम लोग देखें तो इंडिया के लिए बिम्स्टेक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि ये हमारा ऑल्टरनेटिव है सार्क का, ऑल्टरनेटिव है BRI का, और इंडो पैसिफिक से ये कनेक्ट भी करता है। साथ ही ये हम लोग ट्रेडिशनल को ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, कोई बॉर्डर इशू नहीं है। लेकिन चैलेंजेस है, चैलेंजेस क्या क्या है? डॉर्मेंसी देखने को मिलेगा, यानी कि सुस्त है, काम नहीं अच्छे से होता है, और फ्री ट्रेड जो प्रोसेस है वो भी अभी सुस्त है। बाहर इस रीजन में और भी देश है लेकिन वो बाहर है, और चाइना की प्रॉब्लम। वे फॉरवर्ड में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि हमें किस किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, जिसे हम लोग OPCW कहते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनके द्वारा यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है इसके लिए। तो और भी देख लेते हैं कि टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज़ जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन के, उनके द्वारा जो है कैग को एज द एक्सटर्नल ऑडिटर जैसा ये सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सॉरी मैं यहाँ पे बोल दी कि कैग के द्वारा सेलेक्ट किया गया, नहीं, कैग को ही यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि इंडिया के जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनके द्वारा जो एक्सटर्नल ऑडिटर का जो पोजीशन है वो भी पास्ट में भी वो हेल्ड किए, यानी कि 1997 से लेकर 2003 तक। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे जो कैग है वो इस तरीके का पोजीशन होल्ड कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटर का, ये पहले भी वो कर चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम ऐसा पूछ लिया जाए कि फर्स्ट टाइम ऐसा है, तो ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं है। नेक्स्ट आता है कि इंडिया की रिलेशन देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन के साथ क्या रिलेशन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने साइन किया है, और ये है केमिकल वेपन कन्वेंशन, और मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। साथ ही साथ आप देखो कि इस कन्वेंशन की कुछ प्रोविज़न है जो कि हमारे यहाँ हम लोग अपने देश में इसके प्रोविज़न को लागू भी किए। हमारे यहाँ कानून है केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000 का। इस कानून के तहत क्या है कि जो नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके थ्रू हम लोग जो है इस कन्वेंशन की जो प्रोविज़न है ना, उसको हम लोग अपने देश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो चलिए ये है क्या, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक देख लेते हैं। एक्चुअली ये इस्टेब्लिश किया गया था केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि 1997 में। इसका स्ट्रक्चर क्या है डिटेल देख लेते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, टेक्निकल सेक्रेटेरिएट है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर आप देखो तो 41 इसके मेंबर स्टेट है, जो कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज़ के द्वारा आपका इलेक्ट होते हैं, और हर एक 2 साल में, तो हर एक 2 साल में यहाँ पे इलेक्ट होते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। टेक्निकल अगर सेक्रेटेरिएट की बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ चार्ज है कि इस कन्वेंशन के साथ जो है जो भी राज्य अगर यहाँ पे कंप्लाई करते हैं तो उनको कंप्लायंस करना होगा, यानी कि कोई भी राज्य अगर इस कानून को मान रहे, इस कन्वेंशन को मान रहे, तो उनको अपने देश में इस कानून को इम्प्लीमेंट करना होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टी है, इट मीन्स कि ये यहाँ की जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जो भी डिसीजन होता है वो यहाँ पे आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज़ के थ्रू ही डिसीजन होती है। साथ ही अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे इंस्पेक्शन ये ऑथराइज्ड है, इनको ये पावर दिया गया कि वो यहाँ पे इंस्पेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जितने भी यहाँ के सिग्नेटरी स्टेट है कि वो इसकी जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको अपने देश में वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। साथ ही यहाँ पे टेस्ट भी होती है साइट्स की, या फिर कोई सस्पेक्टेड अगर केमिकल वेपन अटैक हुआ है तो उसकी भी यहाँ पे देखा जाता है कि कहाँ कहाँ अटैक हो रहा है और कौन कौन से देश जो है अपने यहाँ केमिकल वेपन रखे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें आपका इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम भी है, जिसको 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे यहाँ पे जो यूज़ है केमिकल वेपन का हमारे सीरियन अरब रिपब्लिक में, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। रिसेंटली क्या है कि IIT के द्वारा 2 रिपोर्ट यहाँ पे लाया गया है, और इसमें ये कंक्लूड किया है कि जो सीरियन अरब एयरफोर्स का जो यूनिट है वो यहाँ पे केमिकल वेपन को यूज़ किए थे 2018 में। ठीक है, तो ये चीज़ें अब निकल कर आ रही है। साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। ये यूनाइटेड नेशन के साथ जो है इनका रिलेशनशिप है, ये उसके साथ मिलकर काम करते हैं। 2001 में अगर देखें तो रिलेशनशिप एग्रीमेंट जो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का और यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे था। ठीक है, तो बस हल्का फुल्का याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ये कन्वेंशन है जिसमें कि ये कहा गया है कि कोई भी देश अपने यहाँ जो केमिकल वेपन है, यानी कि केमिकली जो बारूद वगैरह बम वगैरह होते हैं और जो हथियार होते हैं, उसको ना ही बनाना है, ना ही प्रोड्यूस करना है, ना ही अगर कोई बन गया है तो उसको स्टॉक करके नहीं रखना है, ना ही उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर है किसी देश में तो उसको डिस्ट्रक्ट कर देना है, यानी कि ख़त्म कर देना है। 1993 में लाया गया था, और ये आपका जो अडॉप्ट किया गया है ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के थ्रू जो है इसको लाया गया है। ये जो ट्रीटी है ये 1997 से काम में आया है।
इसका एम यही है कि जितने भी कैटेगरी ऑफ वेपन है उसका मास डिस्ट्रक्शन करना है, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म कीजिए। ये केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग जानते हो कि जो अभी यहाँ पे इज़राइल और हमास का जो हरकत हुआ है, हमास का जो हालत हुआ है, वही फिर पूरे देश में होगा कि 1 सेकंड में जो है हर किसी को तबाह कर दिया जाएगा। तो ये काम नहीं करना है, ना ही इसका इस्तेमाल करना है, ना ही इसको ट्रांसफ़र करना है, ना ही इसको रखना है, ना ही इसको जो है डेवलप करना है, ना ही इसको प्रोड्यूस करना है। एक यूनिक फीचर है इस कन्वेंशन की कि यहाँ पे चैलेंज इंस्पेक्शन है, यानी कि इंस्पेक्शन किया जाएगा यहाँ पे और देखा जाएगा कि कोई भी कंट्री अगर यहाँ पे इस तरीके की प्रॉमिस कर रही है, सिग्नेटरी है, और वो अपने यहाँ पे अगर वेपन रख रहे हैं तो उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगा। इस चैलेंज इंस्पेक्शन के अंदर क्या है कि जो प्रोड्यूसर है या स्टेट पार्टीज़ है वो कमिट करते हैं अपने आप में ही ना कि वो कभी भी कहीं भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं बिना किसी रिफ्यूज़ल के। इट मीन्स कि इसमें जो आप देखो कि जो भी ऑडिटर है, यानी कि यहाँ पे जो भी इंस्पेक्शन करने की जो भी अथॉरिटी जिनको दिया गया है, वो कभी भी किसी भी देश में जो भी यहाँ पे सिग्नेटरी कंट्रीज़ है ना, उनके पास उस देश में जाकर वो उनको अगर लगेगा कि इंस्पेक्शन करना है तो वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं और वो देश जो है इनको मना भी नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं चैलेंज इंस्पेक्शन। फाइन। इंटरनेशनल एफर्ट्स देखते हैं कि और क्या क्या है, तो और भी है हमारे यहाँ केमिकल डिसआर्मामेंट के लिए। तो केमिकल डिसआर्मामेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी केमिकल वेपन्स है उसको धीरे धीरे आप अपने यहाँ डिस्ट्रॉय करो। तो 1675 जो कि बहुत ही पुराना है, ये है स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट। ये पहली ऐसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट थी जिसमें कि केमिकल वेपन के इस्तेमाल को लिमिट किया गया था, और एक्चुअली ये साइन किया गया था फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, ये आपका जो है पॉइजन बुलेट के इस्तेमाल को रोकने के लिए। ब्रुसेल्स कन्वेंशन भी है, लॉ एंड कस्टम ऑफ वॉर है, ये साइन किया गया था जिससे कि आप देखो कि जो पॉइजन यहाँ पे वेपन है उसको एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए, और साथ ही यहाँ पे जितनी भी अननेसेसरी जो सफरिंग होती है इस तरीके का मटेरियल को यूज़ करके, तो उसको यहाँ पे रोकना। फिर हेग कन्वेंशन है 1899 का, और ये आपका हेग पीस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आया है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे इसके भी इस्तेमाल को रोकने के लिए ही है। फिर प्रोटोकॉल फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ एस्फिकेटिंग पॉइजनस और अदर गैसेस और बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड ऑफ वॉरफेयर, ये 1925 का है, जिसको हम लोग प्यार से जेनेवा प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इतना भयंकर नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको। प्यार से आप लोग जो जेनेवा प्रोटोकॉल है उसको याद रखिए। ये आपका जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उसके बाद ही इसको साइन किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या हुआ था। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे आपका वॉरफेयर में, युद्ध में कोई भी तरीके का इस तरीके का हथियार आपका इस्तेमाल किया जाता है, वेपन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको नहीं इस्तेमाल करना है। इस प्रोटोकॉल में जो है आपका ऐसा नहीं था। इस प्रोटोकॉल में एक्चुअली जो है केमिकल वेपन के जो है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट पे रोक नहीं लगा था, ये तो बाकी आगे जाके रोक लगा था। बस यहाँ पे आपका बैन था कि इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसको मतलब कि प्रोसेस भी कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ नहीं कर सकते केमिकल और कोई भी बायोलॉजिकल वेपन वॉर में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि जेनेवा प्रोटोकॉल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनली वाली बातें हैं और ऑनली वाली बातें आपको प्रीलिम्स में बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पे सिर्फ बैन को यूज़ को बैन किया गया था। बाद में चलकर जो है धीरे धीरे जो है इसके ऊपर आपका इस तरीके का आया केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि पूरी तरीके से प्रोहिबिट करता है कि ना ही रखना है, ना ही आपको डेवलप करना है, ना ही प्रोड्यूस करना है। ये सारी बातें यहाँ पे निकल कर आई थी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। यहाँ पे भी आपको हल्का फुल्का ये चीज़ पता चल गया होगा कि यहाँ पे है क्या। देखिए, अगर हम लोग ऑडिटर देखें अदर ग्लोबल बॉडीज़ का, जो कि कैग के द्वारा है, तो कैग जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये करेंटली जो है आप देखो कि एक्सटर्नल ऑडिटर है किस किस के, तो ये WHO के भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि 2020 से 23 तक रहेंगे। उसके बाद FAO की भी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2020 से लेकर 25 तक है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, जो कि 22 तक रहेंगे। और कैग जो है ये आप देखो यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर की भी चेयर है। कैग यहाँ पे जो है गवर्निंग बोर्ड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन जो है इसके भी मेंबर है। तो कैग के बारे में ज़रूर ये याद रखिएगा। और आपको ये क्वेश्चन है कि कैग हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर कितने में आते हैं, कितना आर्टिकल नंबर है जिसमें कि कैग के बारे में मेंशन किया गया है। ये देखिए मैं यहाँ लिखने वाली थी चलिए, एक तो पता चल गया कि 1 है, बाकी 2 डिजिट अब आप लोग बताइए। आधा मैं काम करूँगी, आधा आप लोग काम करो, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स एक्सटेंड हो गया है तो आपका जो है यहाँ पे रिवीजन छूट जाना चाहिए। रिवीजन नहीं छूटना चाहिए, आप लोग रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि ये 2-3 महीने भी ना ऐसे ही बीत जाएंगे, लेकिन हर एक टाइम को आप लोग को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कि फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा अगर आपको लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डेली मेरे साथ 4 बजे यहाँ पे वीज़न आइज की करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको और भी PT 365 की लेसन मिलते रहेगी और फरवरी मंथ की पहले आपकी वीज़न आइज की कंप्लीट होगी, उसके बाद मार्च की भी मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। कोई भी मंथ का आपका छूटेगा नहीं, ठीक है, हर एक मंथ का मैं आपको प्रोवाइड करते चलूँगी। बट धीरे धीरे आप लोग जो है अपने रफ्तार को बनाए रखिए और यहाँ पर पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।